हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हम लोग क्लास 12 का लेक्चर नंबर 10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्या देखे थे? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम ये देखे थे कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। तो इसका जो डेवलप होने का तरीका है वो दो तरीके से डेवलप होता है। पहला जो तरीका था वो था फ्री न्यूक्लियर, और दूसरा जो मोड था वो था सेलुलर मोड। अब ये क्या है? तो ये मैं आपको एक बार और बता देती हूं कि अगर ये है पैक सेल, पैक है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये है आपका, एक मिनट, पेन। मतलब क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जब हम लोग इसमें एक बार कैरियोकाइनेसिस करवाते हैं पर साइटोकाइनेसिस नहीं करवाएंगे। मतलब क्या है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन, सेल वॉल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले मैंने कलर दूसरी कर देनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करवा रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस करवा रहे हैं बट साइटोकाइनेसिस नहीं करवा रहे। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, जो ये सेल है वो तो एक ही रह जाएंगे, ये जो सेल है वो तो एक ही रह जाएंगे, एक मिनट, बट इसके जो न्यूक्लियस है वो दो हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग इसका कैरियोकाइनेसिस करवाते हैं और साइटोकाइनेसिस नहीं करवाएंगे। फिर से हम लोग को क्या मिलेगा? ये जो न्यूक्लियस है वो 2 से 4 हो जाएंगे। इसी तरह करते करते सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सेल का नहीं, ओनली न्यूक्लियस डिवीजन, उसी को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद हम लोग सेलुलर मोड में क्या देखे थे कि जो पैक्स है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, पैक है, इसके अंदर की जो न्यूक्लियस है जिसको हम लोग कहते थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कैरियोकाइनेसिस भी करवाएंगे प्लस साइटोकाइनेसिस भी करवाएंगे। तो इससे क्या होगा भाई? तो इससे होगा आपका कि ये जो सेल है वो 2 भागों में बटेगा, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस और यहाँ पे भी न्यूक्लियस। मतलब जो सेल है वो सेल वॉल से डिवाइड हो जाएगा। देन फिर हम लोग फिर से यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस करवाते हैं और साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे फिर से मैंने कैरियोकाइनेसिस करवाया, फिर साइटोकाइनेसिस करवाया, देन फिर से ये क्या हुआ? ये फिर से डिवाइड कर गया 4 सेल में और 4 न्यूक्लियस में। तो इसको हम लोग कह देते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये ओव्यूल में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। अब यहां पे क्या है?
ये आपका एग सेल हो गया और ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये जाइगोट है फर्टिलाइजेशन के बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोग, एक मिनट, ये जो पैक है और पैक के अंदर जो एक न्यूक्लियस है उसमें लगातार डिवीजन होता है, मतलब लगातार डिवीजन होगा। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियस से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ऐसे 8 से 16, ऐसे ही बनते बनते सारे न्यूक्लियसेस, बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएंगे। पर यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता, बस न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो जाइगोट है वो अब ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। क्या करना स्टार्ट कर दिया है, जाइगोट है वो स्टार्ट ग्रो, मतलब वो ग्रो करने लगा है। तो अब जब ये ग्रो करने लगता है तब इसको बोला जाता है कि लो भाई तुम्हारा खाना तो तैयार है, आके खा लो। तो जाइगोट बोलता है कि ना, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं, बस नॉर्मल सा बस न्यूक्लियस सब जगह पड़ा हुआ है, फ्री न्यूक्लियर है। ये जो है वो फ्री न्यूक्लियर है। क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो जब जाइगोट नखरे दिखाने लगता है तब फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर सेल वॉल बन जाता है। क्या बनने लगता है, सेल वॉल, और फिर एक ये अलग सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सबके बीच में सेल वॉल आ जाता है। और यही सेल वॉल जब फॉर्म हो जाता है तो इसको हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म कह देते हैं, सेलुलर मोड या एंडोस्पर्म ही लिख देते हैं। एंडोस्पर्म, और ये हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आपको बात समझ में आई कि कैसे होता है। तो क्या होता है, जब जाइगोट ग्रो करने लगता है तब उसको हम लोग एंडोस्पर्म देते हैं जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके बना होता है। तो उसमें क्या बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, उसमें सेल वॉल लगा हुआ होना चाहिए। तब हम लोग जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था उसके चारों ओर सेल वॉल लगाते हैं। उसके बाद फिर वो जाइगोट जाके एम्ब्रियो बन के एक्सेप्ट करता है एंडोस्पर्म को, ठीक है। देन अब एक क्वेश्चंस आती हैं, वो क्वेश्चंस क्या है कि जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है वो पहले होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट या जाइगोट के डेवलपमेंट के पहले, या तो बाद में होता है। तो मैं बता दूं कि अगर कोई आपके घर मेहमान आते हैं तो क्या होता है, पहले तो हम लोग खाना वाना तैयार रखते हैं ना। तो उसी तरह हम लोग जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए हम लोग पहले से ही खाना तैयार रखते हैं, और वो खाना क्या है, एंडोस्पर्म। तो हम लोग लिख सकते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes the zygote development। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक मिनट, आप लोग को याद है इसके एग्जाम्पल भी थे, जो इसके एग्जाम्पल थे फ्री न्यूक्लियर के, उसके एग्जाम्पल थे कोकोनट वाटर। क्या, कोकोनट वाटर। और वही जो कोकोनट वाटर के जो ऊपर में वाइट कर्नल होता है जिसको हम लोग मलाई कहते हैं, वो जो नारियल रहता है उसके अंदर जो मलाई रहता है, उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं सेलुलर
एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल हो जाते हैं व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो हम लोग इससे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखे, अब हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिर से जाइगोट बनाते हैं। ये मान लीजिए जाइगोट है। ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस है। उसके बाद जब ये ग्रो करेगी तो ये 2 सेल में डिवाइड करेगी, और जब ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ये जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, और ये क्या था, ये था आपका जाइगोट। अब इसमें क्या होता है, ये जैसे आगे बढ़ती है तो ये 2 सेल में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, अब 2 सेल जो होता है, एक ये न्यूक्लियस, ये एक ये, तो जो ऊपर वाले और नीचे वाले 2 सेल्स है, अब हम किसी एक को सस्पेंसर सेल कह देंगे और दूसरे को हम लोग एम्ब्रियोनल सेल कह देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये है सस्पेंसर सेल और ये है एम्ब्रियोनल सेल। अब ये सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल्स का क्या काम है, तो जो ये एम्ब्रियोनल सेल है ये तो एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और ये जो सस्पेंसर सेल है ये धक्का देगा एम्ब्रियो को कि जाओ तुम खाना खाओ। कौन सा खाना है, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, फिर एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ करता है, देन बनाता है ग्लोबुलर सेल, ग्लोबुलर सेल। क्या, ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर, मतलब राउंड टाइप का, और ऐसे रहता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जैसे मैं अभी आपको सब बताऊंगी। सबसे पहले देखिए कि जो एम्ब्रियो है, 1 मिनट, वो पहले ग्लोबुलर शेप का बनता है, देन फिर हार्ट शेप बनता है। कौन सा शेप, हार्ट शेप। उसके बाद आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो। तो आइए उनको अच्छे फिगर से मैं समझाती हूँ। अभी तो मैंने ऐसे ही समझा दिया, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की फिगर देख लेती हूँ। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये जाइगोट है, 1 मिनट, ये जाइगोट है, और फिर इसमें 2 डिवाइड सेल होता है, अनसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। ये जो डिवीजन हो रहा है ये अनसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, अनसिमेट्रिकल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये जो ये ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला, ऊपर जो है वो सस्पेंसर सेल है और जो ये नीचे है वो आपका क्या है, वो आपका एम्ब्रियोनल सेल है। ये क्या है, एम्ब्रियोनल सेल, और ये आपका सस्पेंसर सेल। अब ये क्या है, जब सस्पेंसर सेल बार बार डिवाइड करता है, डिवाइड करते जाता है सस्पेंसर सेल, उसके बाद एक लोब्यूल सा स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, गोला सा स्ट्रक्चर बन जाता है एम्ब्रियो का, तो उसी को हम लोग ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो,
अब यहाँ पे आगे क्या होता है, जो ये सस्पेंसर सेल होते हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट करता है, मतलब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और उसके आगे जो ये ग्लोबुलर शेप का था वो हार्ट शेप ले लेता है। ये क्या करता है, हार्ट शेप। हार्ट कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो इसी का उल्टा कीजिए तो ये हार्ट शेप की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो सस्पेंसर सेल होता है वो और डीजेनरेट हो जाता है, और ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो होता है वो थोड़ा सा और अपने आप को एक्सटेंड करता है दोनों साइड, और ये 2 लोब्यूल बना लेता है, मतलब कोटिलेडन बना लेता है। अब ये क्या हो गया, आपका मैच्योर एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है भाई, देखिए जो एम्ब्रियो होता है वो कोटिलेडन, इसमें एक टाइप के हो सकते हैं तो उसको हम लोग, एक कोटिलेडन होंगे तो उसको मोनोकोट कहते हैं, और अगर 2 कोटिलेडन होगा उसको हम लोग डाइकोट कहते हैं। तो यहाँ पे 2 कोटिलेडन है, जैसे एक ये है और दूसरा ये है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, डाइकोट। ठीक है, अब जो इसके जो इधर वाला हिस्सा है ये रेडिकल है, और रेडिकल आगे जाके क्या बनाएगा, आपका रूट, और ये जो है वो प्लूम्यूल है। क्या है, प्लूम्यूल। ठीक है, प्लूम्यूल है, और ये आगे जाके क्या बनाएगा, सूट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ओवरी का, ओव्यूल सॉरी, और ये इसके इंटेग्यूमेंट हो गए। तो स्टार्टिंग क्या होता है आपका कि यहाँ पे आपका इस लाइक पहले एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और इसको हम लोग कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। देन फिर इसी में एक यहाँ पे गोला लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम लोग दोनों को मिला के क्या कह देते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। देन फिर ये क्या करता है, खुद का स्ट्रक्चर को ऐसे बना लेता है, तो ये क्या दिखता है आपका, हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या दिखता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर क्या बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। उसके बाद ये क्या करता है, ये थोड़ा थोड़ा फिर से इसको एक्सटेंड कर लेता है इस टाइप से, और ये यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसका जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो ये होते हैं, यहाँ पे इंडोस्पर्म रहता है, और इसी को खा खा के जो एम्ब्रियो होता है वो बड़ा हो जाता है, छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर से मैंने यहाँ पे ओव्यूल बनाया, देन उसके वॉल बनाए। ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं अच्छे से बना लेती हूँ। अब इसका जो स्ट्रक्चर हो गया, ये यहाँ पे आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये आपके कोटिलेडन बन गए। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि ये एक्सटेंड हो जाता है, ये एक्सटेंड हो जाता है, ये आपके 2 कोटिलेडन बन जाते हैं, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गए, कोटिलेडन।
ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब जो ये सीड बन गया है, मैच्योर क्या हो गया, सॉरी मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो इसके जो ऊपर वाले जो होते हैं ये बन जाता है आपका टेस्टा, और ये जो नीचे वाले हैं इसको हम लोग कह देते हैं टैगमैन। तो ये क्या हो गया कि अगर जो आपके मैच्योर सीड बनते हैं वहां पे जो ऊपर के इंटेग्यूमेंट्स है, जो इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट था, आउटर को हम लोग टेस्टा कह देते हैं और इनर को जो हम लोग टैगमैन कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो ये मैच्योर सीड बन गया, क्या बन गया, मैच्योर सीड। अब ये क्या है, इसमें क्या हुआ कि मैच्योर सीड में आपका दो ही चीज दिखता है। क्या दिखता है, एक दिखेगा आपका एम्ब्रियो और दूसरा दिखेगा आपका सीड कोट। सबसे पहले हम लोग सीड कोट को लिखते हैं, देन एम्ब्रियो को, क्योंकि बाहर वही है। तो सबसे पहले क्या बनता है, सीड कोट। ये जो टेस्टा और टैगमेंट है इसी को तो हम लोग सीड कोट कह रहे हैं, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाता है, एम्ब्रियो मैच्योर हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक मैच्योर सीड हो गया, और जो मैच्योर सीड है उसमें एक सीड कोट होता है और दूसरा क्या होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये आपका एक कोटिलेडन है और ये आपका दूसरा कोटिलेडन है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कोटिलेडन। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग प्लीम्यूल कह देते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला है इसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल। अब ये जो प्लीम्यूल है वो क्या करता है, आगे जाके वो शूट का फॉर्मेशन करता है, और ये जो रेडिकल है ये रूट का फॉर्मेशन करता है। यहां पे हम लोग क्या किए, ये एम्ब्रियो को अपोजिट कर दिए, उल्टा करके खड़ा किए। ठीक है, और जो फिर ये है, और जब ये यहां पे ये जो एक्सिस है उसके ऊपर से लेके कोटिलेडन, जहां से कोटिलेडन स्टार्ट हो रहा है वहां के जो प्लेस है, जो प्लीम्यूल है ऊपर वाला पार्ट, उससे लेके जहां से कोटिलेडन जो निकल रहे हैं उस वाले पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, इपिकोटाइल। और फिर जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है उससे लेके ये रेडिकल, मतलब जो कोटिलेडन जहां से स्टार्ट हो रहे हैं उस जगह से लेके रेडिकल वाले नीचे वाले हिस्से तक आ रहा है, इस पार्ट को हम लोग कह देते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब क्या है, अब ये है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये क्या था, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एक चीज और, ये जो रेडिकल है वो रूट बनाता है, ये रेडिकल के भी नीचे एक चीज रहता है, क्या रहता है, प्रोटेक्शन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। मतलब जो ये रूट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, रूट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। और किस लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है
वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब आप हमको बताइए इम्ब्रियो के मतलब आप क्या समझे। तो इम्ब्रियो में बस दो ही चीज है, क्या है, जैसे हम देखते हैं यहां पे इम्ब्रियो, इम्ब्रियो में दो ही चीज है, क्या है, एक आपका कोटिलेडन आ रहा है, क्या आ रहा है, कोटिलेडन, और दूसरा क्या आ रहा है आपका इम्ब्रियोनल एक्सिस। तो दूसरा क्या हो गया, प्लस इम्ब्रियोनल, एक मिनट, इम्ब्रियोनल एक्सिस। पहला आ गया इम्ब्रियो का में दो चीजें ही आती है, पहली आती है कोटिलेडन और दूसरा आती है इम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं देखने आगे, ठीक है, क्या होता है। तो देखिए कि जनरली क्या होता है, जो इंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट नहीं होता एक मैच्योर सीड में, डाइकोट मैच्योर सीड। अब डाइकोट क्या है भाई, डाइकोट मोनोकोट, जैसे कि डाइकोट एक है जिसमें दो कोटिलेडन है, उसको हम लोग डाइकोट कह देंगे, जिसमें एक कोटिलेडन है उसको हम लोग मोनोकोट कह देते हैं। ठीक है, तो अगर डाइकोट है, दो कोटिलेडन बन रहा है, तो वो ज्यादा इंडोस्पर्म को खाएगा, तो अब ज्यादा इंडोस्पर्म को खाएगा तो इंडोस्पर्म तो भाई खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन जनरली नो इंडोस्पर्म in a mature डाइकोट सीड, कि जो डाइकोट सीड होता है उसमें इंडोस्पर्म नहीं होता, क्योंकि उसके दो कोटिलेडन होते हैं, तो वो जो इम्ब्रियो होता है वो सारे इंडोस्पर्म को खा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं, वो देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट इम्ब्रियो देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट इम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम लोग, एक मिनट, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये आपके टू कोटिलेडन है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि आपको मैंने स्ट्रक्चर बता ही दिया कि जो इम्ब्रियो होते हैं उसमें दो ही होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है, कोटिलेडन। तो इसमें कितने कोटिलेडन होंगे, तो इसमें होंगे टू कोटिलेडन। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोट। अब जब इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग नन एल्बुमिनस सीड कह देते हैं। तो यहां पे क्या है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट, नो इंडोस्पर्म प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा नन एल्बुमिनस सीड, या तो इसको हम लोग कह देंगे एक्स इंडोस्पर्मिक सीड।
एक मिनट, या तो इसको हम लोग कह देंगे एक्स, सॉरी एक मिनट, नन एल्ब्यूमिनस हो जाएगा, सॉरी मैं उल्टा कर दे रही हूं, ये हो जाएगा आपका नन इंडोस्पर्म सीड और दूसरा हो जाएगा एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। क्या हो जाएगा? नन इंडोस्पर्म सीड और दूसरा हो जाएगा एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या आप बता सकते हैं? डाइकोट एम्ब्रियो। आप लोग कभी चने दाल को देखे तो वो दो भागों में बट जाएगा, तो वो डाइकोट होता है। आप कभी वो मटर को देखे? मटर भी अगर गोला रहता है, उसको ऐसे ही तोड़ेंगे तो वो दो भागों में बट जाता है इक्वली। फिर आप देखे क्या हो गया? बीन हो गया, किडनी शेप का बीन, उसको भी ऐसे करेंगे तो वो दो भागों में बट जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसी को हम लोग डाइकोट एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, डाइकोट हो जाता है ये। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? पी हो गए, बीन्स हो गए, और क्या? चना दाल हो गया, मतलब पी, बीन्स, ग्राउंड नट, ग्राम, ईटीसी। अब हम लोग चलते हैं, जैसे आप देखे हो चना का जो शेप रहता है, चना जो रहता है वो इस टाइप का रहता है और यहाँ पे उसका एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, और उसी के नीचे यहाँ पे एक इस टाइप का रहता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइलम। अब ये माइक्रोपाइल और हाइलम कहाँ से आया? जैसे कि मैंने ओव्यूल में आपको दिखाया था, जो ओव्यूल होता है वो इस टाइप का होता है और यहाँ पे आपका माइक्रोपाइल होता है और ये आपका हाइलम होता है। अब भाई ये दोनों साथ में कैसे आ गए? साथ में इसलिए आ गए, जब एनाट्रोपस ओव्यूल जो बनता है वो तो इस टाइप का बनता है और यहीं से आपका हाइलम रहता है। तो ये हो गया आपका हाइलम और ये हो गया आपका माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल इसीलिए बच जाता है क्योंकि ये बाहर का जो हवा पानी है वो अंदर जा सके और शीट जो है वो डीजेनरेट ना हो या मर ना जाए, इसी वजह से हवा पानी के लिए वो माइक्रोपाइल रह जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट। क्या चलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट। अब इसमें क्या है? तो इसमें होगा आपका एक एम्ब्रियोनल सेल होगा, इसमें मैंने बताया नहीं, ये या ऊपर में प्लीम्यूल होगा, नीचे में रेडिकल होगा और इसके नीचे यहाँ पे रूट कैप होगा। ऊपर मैंने बता ही दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये डाइकोट ही था। अब नीचे देखते हैं मोनोकोट में। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे आपका एक ही कोटिलेडन होता है और यहाँ पे एक छोटा सा निकलता है, दूसरा कोटिलेडन होता ही नहीं है, जिसको हम लोग ग्रास फैमिली में दिखता है, ये ग्रास फैमिली में। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट। और ये कोटिलेडन है, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। एक मिनट, एम्ब्रियोनल एक्सिस
जिस तरह डाइकोट में जहां से कोटिलेडन स्टार्ट होता है उस जगह से लेके ऊपर प्लीम्यूल वाले हिस्से तक हम लोग कहे थे इपिकोटाइल, तो यहाँ पे भी वही बोलेंगे। और नीचे वाले जो हिस्से से लेके रेडिकल तक गया था उसको हम लोग बोले थे हाइपोकोटाइल। और नीचे क्या था आपका, ये आपका हो जाता है रेडिकल और ये हो जाता है आपका प्लीम्यूल। अब ये जो रेडिकल है उसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर होता है जो रूट को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लोग रूट कैप कहे थे। अब यहाँ पे मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट में होता है कि रूट कैप के भी नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है रेडिकल रूट कैप को, और ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है प्लीम्यूल को, मतलब सूट को। ठीक है, प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाता है, शूट, और रेडिकल आके जाके बनाता है रूट। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे करके दोनों साइड, जिसको हम लोग इधर साइड कहते हैं कोलियोप्टाइल, और यहां पे इसको कहते हैं हम लोग कोलियोराइजा। अब इसको याद कैसे रहा जाए, देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे भी P है, मतलब P से प्लीम्यूल और P से यहाँ पे कोलियोप्टाइल। P आया तो इससे याद रह जाएगा, यहाँ पे क्या था R से रेडिकल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा राइजा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद करेंगे। अभी यहाँ क्या होता है आपके मोनोकोट में, तो इसमें क्या होता है, इसमें तो एक ही कोटिलेडन है। जब एक कोटिलेडन होगा तो इसमें कुछ तो एंडोस्पर्म बच जाएंगे, तो अब बच जाएंगे तो इसको हम लोग मोनोकोट को क्या कह देते हैं, जो मोनोकोट है वो क्या होता है, वो होता है जनरली एल्ब्यूमिनस या तो इंडोस्पर्म सीड्स। ठीक है, मोनोकोट क्या हो गया, या तो ये एल्ब्यूमिनस हो गया या तो इंडोस्पर्मिक सीड्स हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें इंडोस्पर्म है। सॉरी, मैंने इंडोस्पर्म बनाना भूल गई। तो देखिए यहां पे ऐसे जाके यहाँ पे ये आपका हो गया इंडोस्पर्म। डाइकोट में आपको कहीं पे भी इंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको इंडोस्पर्म मिलेगा ही मिलेगा मोनोकोट में। पर इसके भी एक एक्सेप्शन है, तो डाइकोट में जो एक्सेप्शन है वो आपका हो जाता है, जैसे डाइकोट एम्ब्रियो में आपका एक मोनोकोट का ऑर्किड आ जाता है। इसमें जो रहता है, इसमें एम्ब्रियो जो होता है, इंडोस्पर्म होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। ये किसका है, मोनोकोट का है, बट ये क्या है, एक्सेप्शन। और यहाँ के जो एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे वीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा। आप देखे हो कभी गेहूं को दो टुकड़े में टुकर सकते हो क्या, नहीं। राइस को बिल्कुल भी नहीं, मेज को नहीं। और इसी का एक एक्सेप्शन हो जाता है जो डाइकोट से आता है, वो हो जाता है कैस्टर। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं और कल देखते हैं आगे का। ठीक है, थैंक यू।